हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जहाँ पर हमने जो है एक ही सीरीज स्टार्ट की है एंशियंट हिस्ट्री की, जिसके अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने स्टोन एज कवर कर ली, हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज कवर कर लिए, हमने वैदिक पीरियड कवर कर लिया, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कवर कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम लेटर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर पहुंचे, हमने वहां पर देखा, या जब हमने मगर महाजनपद के बारे में डिस्कस किया, तो हमने देखा कि उस टाइम पीरियड तक आते आते अब लोग वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट होना शुरू हो गए थे। ऐसे ऐसे रिचुअल्स लोगों ने जो है वो लाना शुरू कर दिए, जैसे जो आम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते थे। उस टाइम पर जो वैदिक रिलीजन है वो किससे डोमिनेटेड था? डोमिनेटेड बाय द सैक्रिफाइसेस। तो यानी सिर्फ वहां पर सैक्रिफाइसेस थे, यज्ञ कराए जाते थे। ठीक है, ब्राह्मण्स की डोमिनेंस थी। ठीक है, उनको आम लोगों को पढ़ने की कोई भी जो है वो सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो संस्कृत लैंग्वेजेस के अंदर लिखे होते थे, और वो सारी लैंग्वेजेस कौन पढ़ सकता था? सिर्फ ब्राह्मण्स पढ़ सकते थे, और ब्राह्मण्स उन लैंग्वेजेस को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर उसमें कोई चीज मेरे खिलाफ लिखी है, ठीक है, तो उसको मैं, अब मेरे पर है, मैं उसको कैसे पढ़कर बताऊंगी? मैं बोलूंगी नहीं नहीं, अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए मैं बोलूंगी ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, दूसरे तरीके से। तो यही सारी चीजें थी, इसके अगेंस्ट अब लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया था। अब उनको गॉड से कनेक्ट करने के लिए किसी इंटरमीडिएटरी की जरूरत पड़ रही थी, वो थे ब्राह्मण्स। ठीक है, और ब्राह्मण्स अपना डोमिनेंस शो कर रहे थे। ठीक है, अब उस टाइम पीरियड तक आते आते अगर हम और सिनेरियो की तरफ इन डेप्थ में जाएं, तो उस टाइम पर हम देखेंगे कि सोशल हायरार्की बहुत ज्यादा शार्प हो चुकी थी। वुमेन्स की पोजीशन डिक्लाइन हो चुकी थी। जो ये है, जैसे हमने हमने पढ़ा कि सोशल हायरार्की कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि लोगों को जाति के आधार पर, सॉरी, प्रोफेशंस के आधार पर जो है उनको जातिज में डिवाइड कर दिया। सोशल हायरार्की काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, इसमें हम डिवीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो जो जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। जैसे हमने देखा था, अगर हम इसमें देखें, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास सबसे ऊपर कौन था? हमारे पास थे ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मण्स क्या करेंगे? ब्राह्मण्स प्रीस्ट लोग होंगे और ये नॉलेज को इम्पार्ट करेंगे। ठीक, और सेकंड वन हमारे पास आ जाएंगे वैश्यास। ठीक, कौन? वैश्यास। और ये सॉरी, सेकंड में वैश्यास नहीं आते हैं, सेकंड में आता है हमारे पास क्षत्रियास। ठीक, सेकंड में हमारे पास आ जाता है क्षत्रियास, एंड थर्ड वन में हमारे पास आ जाएंगे वैश्यास, एंड फिफ्थ वन में हमारे पास आ जाएंगे शूद्रास। तो इन्होंने इसको काम के आधार पर डिवाइड कर दिया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स है, यानी इन्होंने बोला पहले, जो जहां से वर्ण सिस्टम का स्टार्ट हुआ, जहां से कास्ट की ओरिजिन हुई, तब उन्होंने ये बोला कि जो कॉस्मिक बीइंग है, यानी जो ब्रह्मा है, जो हिंदुइज्म या वैदिक रिलीजन के अंदर जिनसे ओरिजिन माना जाता है इंसानों का, तो उन्होंने कहा कि वो उनके माउथ से बने हैं। और माउथ बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड चीज है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, जो नॉलेज इम्पार्ट करती है, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है, जो दूसरों को इल्म की रोशनी देती है। ठीक है, उससे रोशनास करती है। तो वो सारे काम कौन करता था? ब्राह्मण्स करते थे, यानी वो प्रीस्ट लोग होते थे, वो नॉलेज इम्पार्ट करते थे। तो उनका काम पढ़ाना था। ठीक है, रिलीजियस चीजों को देखना था, तो उनको बना दिया ब्राह्मण्स, और वो क्या करेंगे? सबसे ऊपर वाले वर्ण में होंगे। सेकंड हमारे पास आ जाएंगे क्षत्रिय, यानी वेरियर क्लासेस। कौन सी वाली? वेरियर क्लासेस। इसमें आ जाएंगे किंग्स वगैरह जो लड़ेंगे। ठीक है, जो टेरिटरी को एक्सपैंड करेंगे। अब हमने पढ़ लिया कि पॉलिटी कहां तक पहुंच गई है। लोग लड़ाई इसलिए कर रहे हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ कैटल, उसके लिए कि कैटल को हमने ज्यादा से ज्यादा अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लेना है, बट लड़ाई इसीलिए भी लड़ी जा रही है फॉर द सेक ऑफ द एक्विजिशन ऑफ मोर एंड मोर लैंड, कि हमने ज्यादा से ज्यादा लैंड अपनी टेरिटरी, अपनी इन्फ्लुएंस के अंदर लेनी। ठीक है, तो वो उसके लिए एक और लोग, कोई ऐसे लोग चाहिए जो उन टेरिटरी को काम कर सके। रिलीजियस सारे काम ब्राह्मण्स कर रहे हैं, अब कोई और भी चाहिए जो ठीक है उस टेरिटरी को एक्सपैंड करे, टेरिटरी को लुक आफ्टर करे। तो उसमें आ जाते हैं क्षत्रियास। जो लोग क्षत्रियास होंगे, यानी वो किंग्स होंगे, वो टेरिटरीज को देखेंगे।
ठीक, तीसरी हमारे पास वैश्यास, जो प्रोड्यूसिंग क्लास थी उस टाइम पीरियड के अंदर, जैसे हमने वैदिक के अंदर भी डिस्कस किया कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे, जो एम्पल अमाउंट में फूड सरप्लस को जो है वो प्रोड्यूस करते थे, वो सारी प्रोड्यूसिंग क्लास थी, वो आ जाएगी वैश्यास के अंदर। ठीक है, काम करने वाले भी मर्चेंट्स वगैरह तिजारती लोग इसके अंदर आ जाएंगे। देन लास्ट वन इज शूद्रास। शूद्रास कौन से हो गए, यानी अनटचेबल वंस भी इन्हें कंसीडर किया जाता था। कोई साफ सफाई का कोई काम कर रहा है अगर, तो वो किस में आ जाएगा, शूद्राज में आ जाएगा। तो यही सारे सिस्टम जो है वो चलते आ रहे थे, तो आम लोग इसमें बहुत ज्यादा पिस रहे थे। लोग डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या वो रिलीजन उस टाइम पर डोमिनेटेड था बाय द सेक्रीफाइसेस हो रही थी, या हम देखेंगे कि ऐसे ऐसे रिचुअल्स हो रहे थे जो आम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जनता इससे काफी ज्यादा नाखुश थी, परेशान थी। तो उन्हीं परेशानियों को देखकर ऐसी दो और रिलीजन हमें सामने देखने को मिले, वो थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक, अब आता है द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये क्या चीज थी, ये एक रिवॉल्ट आया किसके अगेंस्ट, यानी एज अ मूवमेंट आया। सबसे पहले ये रिलीजियस उससे स्टार्ट नहीं हुआ, बट कैसे स्टार्ट हुआ, एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसी रिवॉल्ट शुरू हुई किसके अगेंस्ट, वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट। क्योंकि हमने उस टाइम पर देखा कि वो जो वैदिक रिचुअल्स थे वो किससे डोमिनेटेड थे, वो थे सेक्रीफाइसेस से डोमिनेट थे, वो ऐसे रिचुअल्स से डोमिनेट थे, एक्सपेंस उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है, एनिमल सेक्रीफाइसेस हो रही हैं, कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको करने से आम लोग, आम जनता जो है वो कासिरती करने से वो नहीं कर सकती थी। ठीक, और इन्होंने बताया एक अल्टरनेटिव पाथ दिया कि आप किस तरीके से सैल्वेशन अटेन कर सकते हैं, यानी आप मोक्षा किस तरीके से अटेन कर सकते हैं, कि बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस टाइम पर किसने हमें बताई, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ने बताई। ठीक है, अब ये बात कर रहा है 600 बीसी के अराउंड हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको वर्ना सिस्टम, अब बार बार हम इस एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, तो अब आपको ये याद होना चाहिए चार्ट। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्यों ये जैनिज्म और बुद्धिज्म इमर्ज हुए, क्यों ये जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है ये फ्लरिश हुए, क्यों वैदिक रिचुअल को, वैदिक रिलीजन को लोगों ने जो है वो कंटिन्यू नहीं किया। तो कुछ टाइम पीरियड पर आकर वैदिक रिलीजन रुक जाता है, ठीक, उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, लोग उसको छोड़कर दूसरे रिलीजन की तरफ जाते हैं। तो उसके रीजंस हम देखेंगे क्यों, क्योंकि उस टाइम पर वैदिक रिचुअल्स बहुत ज्यादा परफॉर्म किए जा रहे थे। ठीक, अगर हम देखें, वैदिक रिचुअल्स वर कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंसिव सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मणास वर आउट ऑफ रीच फॉर कॉमन पीपल। अब देखें कि ये क्या बोल रहा है कि वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे थे, हमें पता है हम लेटर वैदिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो वेदास की बात ही होगी या वैदिक रिचुअल्स की ही बात होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। तो उस टाइम पर जितने भी रीति रिवाज जो भी परफॉर्म किए जा रहे थे, रिलीजियस एस्पेक्ट से किए जा रहे थे, किसी भी एस्पेक्ट से किए जा रहे थे, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था महाजनपदास के अंदर, कि जब महाजनपदा की हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये हिस्ट्री स्टार्ट होगी, उसका चैप्टर स्टार्ट होगा, तो यानी वहां से अब लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, यानी टेरिटरी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, वहीं से डायनेस्टीज आएंगी, वहीं से एम्पायर्स खड़े होंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले वाला जो टाइम पीरियड है, जो वैदिक टाइम पीरियड है, या उससे पहले वाला टाइम पीरियड है, अब उस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी हिस्ट्री है वो मोस्टली रिलीजियस एस्पेक्ट से है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है ये कि उस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी रिचुअल्स थे, जितने भी रीति रिवाज थे, जितने भी सेक्रीफाइसेस थी, कुर्बानियां दी जाती थी, यज्ञ परफॉर्म कराए जाते थे, जैसे किंग्स अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करता था, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते थे। ठीक है, तो वो फिर आम जनता से क्या करते थे, रेवेन्यू लेते थे, या बहुत सारी ऐसी चीजें थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे ये इस टाइम पीरियड के जो जितने भी रिचुअल्स थे वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। ठीक है, और उनको परफॉर्म कौन करता था, ब्राह्मणास, यानी सब जगह डोमिनेंस किसकी है, ब्राह्मणास की। ठीक, इसीलिए वो ये सारी चीजें किन लोगों से दूर थी, यानी किन लोगों, कौन लोग इसको परफॉर्म नहीं कर सकते थे, आम जनता। आम जनता इन सारी चीजों को परफॉर्म नहीं कर सकती थी। अब ऐसा नहीं है कि सारे अमीर होंगे, ये सारी चीजें जो लुक आफ्टर कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए फिर ये जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो राइज हुआ। उसके बाद उस टाइम पर ब्राह्मणास का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। कास्ट सिस्टम जो है काफी ज्यादा रिजिड बन चुका था और हायरार्कियल बन चुका था। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि कास्ट सिस्टम हमने देखा
कि जातीज के आधार पर, प्रोफेशंस के आधार पर जातीज में लोगों को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, अब दूसरा क्या है कि उस टाइम पर और ज्यादा सख्त होता जा रहा है, ये रिजिड कास्ट सिस्टम रिजिड होता जा रहा है। हायरार्कियल मतलब यानी जो जिस फैमिली में पैदा हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई भी काम है, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे जो आगे औलाद होगी वो भी ब्राह्मण कंसीडर की जाएगी। अगर वो कोई और काम करेंगे तो वो किसी और में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो ब्राह्मण ही कंसीडर किए जाएंगे। तो यानी हायरार्कियल सिस्टम, अगर कोई शूद्र है, ठीक, तो अगर उसकी आगे औलाद जो होती है वो भी शूद्र कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज थी उस टाइम पीरियड के अंदर। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कास्ट सिस्टम कितना ज्यादा रिजिड था। उसके बाद वैदिक लैंग्वेज काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी। हमने बार बार हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे माइंड में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि उस टाइम पीरियड के अंदर कौन सी लैंग्वेज थी। हमें पता है संस्कृत लैंग्वेज थी, और संस्कृत लैंग्वेज जो है वो आम जनता नहीं बोलती थी। अब अगर हम यहाँ पर जम्मू रीजन के अंदर डोगरी बोलते हैं, हमारी कॉमन लैंग्वेज है, मासेस की कॉमन लैंग्वेज है, बट यहाँ पर अगर हमें कोई आ जाए, कोई हमें समझाने शुरू हो जाए, या हमारे यहाँ पर हमारा जो रीजनल लैंग्वेज का लिटरेचर है उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, और डोगरी के बजाय हमें समझाया जाए, इसमें मराठी में समझाया जाए, कश्मीरी में समझाया जाए, और डोगरास में उनको समझाया जाए, तो वो चीज समझ नहीं आएगी। अब जिसको समझ वो आएगी, वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा कि हाँ भाई इसमें ये लिखा है कि डोगराज ऐसे हैं, डोगराज वैसे हैं, डोगराज ऐसे हैं, चाहे उसमें कुछ और लिखा होगा। ठीक है, तो अब जिसके हाथ में है, जो पढ़ सकता है, तो वो उसी पे डिपेंड करता है वो कैसे इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, ये चीज सेम चीज उन्होंने चीज फॉलो की कि उस टाइम पर संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो कॉमन मासेस की लैंग्वेज नहीं थी। लोगों को ऐसी टीचिंग्स चाहिए थी कि जो उनकी लैंग्वेज में, उस टाइम पर पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज लोग फॉलो करते थे या उन लोगों लैंग्वेज बोलते थे। तो ऐसी लैंग्वेज, अब ऐसे नहीं है कि सारी जनता पढ़ी लिखी होती है, ये सारी जनता को पता होता है, मतलब पढ़ाई के एतबार से, ठीक है, ऐसे पढ़ा लिखा होने में और अकल होने में पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब मतलब पढ़ाई के एतबार से हम बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लोगों को ऐसी टीचिंग्स की जरूरत थी कि ऐसी लैंग्वेजेस में टीचिंग हो जो कॉमन मासेस जो है वो समझ सके, जो आसानी से उनको समझ आ सके, जिनको समझने के लिए उनको किसी इंटरमीडिएटरी की, थर्ड पर्सन की, या किसी प्रीस्ट की, या किसी और बंदे की जरूरत ना पड़े, यानी वो अपने रिलीजन को खुद पढ़ सके। ठीक है, सारी चीजों के, सारे सवालों के जवाब एज इट इज पढ़ सके। ठीक, देन हमारे पास आ जाता है कि उस टाइम पर एनिमल सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा होती थी। क्या होती थी? एनिमल सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा होती थी। इंक्रीज एम्फोसिस ऑन अहिंसा मेड एनिमल सेक्रीफाइसेस इन यक्स अनपॉपुलर। अब क्या होता है, हमने देखा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म आ रहे हैं, वो लोगों को क्या प्रोपोगेट कर रहे हैं कि हमें नॉन वायलेंस करना है, ठीक है, हमें खून खराबा कोई नहीं करना है। जब ये सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लोगों के जहन के अंदर डाला, इन्फ्यूज किया, तो उसकी वजह से लोगों ने, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने यज्ञ के अंदर सेक्रीफाइसेस को करना बंद कर दिया। तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है, वैदिक रिलीजन जो है, उसका इन्फ्लुएंस डाउनफॉल की तरफ जाने लगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, द राइज ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नीडेड अ मोर प्रैक्टिकल एंड एक्सेसिबल रिलीजन। अब उस टाइम पर लोग क्या कर रहे थे? सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे थे, मतलब एक जगह, पहले हमने पढ़ा कि नोमैडिक थे, नोमैडिक से चेंज हो चुके थे, अब वो किसकी तरफ? सेटल्ड जिंदगी गुजार रहे थे। अब जब सेटल्ड एग्रीकल्चर उनकी इकोनॉमी है, तो उनको एक ऐसा कोई प्रैक्टिकल रिलीजन चाहिए जो वो एक्सेस भी कर सके। ठीक है, अब वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उनको अगर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करनी पड़े, उनको रिलीजन को वो करने के लिए दूसरे को बुलाना पड़े, ठीक है, डिपेंड हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उनको भी कोई एक ऐसा रिलीजन चाहिए था जो है वो एक्सेसिबल हो उनके लिए। उसके बाद किंग्स एंड मर्चेंट से भी जो है इन रिलीजन्स को काफी ज्यादा सपोर्ट मिली। क्यों मिली? क्योंकि अगर हम यहाँ पर अब देखें कि हमने पढ़ा बहुत सारी ऐसे किंगडम्स जैसे कि मगध हो गए, या इनकी वजह से जो है बहुत सारी ट्रेडिंग क्लासेस बनी, जैसे कि वेश्यास बनी। ठीक, इन्होंने इन नए रिलीजन्स को सपोर्ट किया, क्योंकि हमने देखा उस टाइम पर, अगर हम देखें इस पर दोबारा से फोकस करें, अगर हम इस सारी चीजों पे फोकस करें, तो ये सारे ब्राह्मण इनको कंट्रोल कर,
ठीक है, फिर ये ऐसे नीचे की तरफ चलता जा, ठीक। तो मर्चेंट्स जो क्षत्रियास थे, जो किंग्स थे, और जो वैश्यास थे, वो भी किसके अंडर है? ब्राह्मण्स के अंडर। तो ब्राह्मण्स ही इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ब्राह्मण जब इनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब अगर क्षत्रिय ब्राह्मण की बात नहीं मानेगा तो वो इसको हटा देगा, दूसरे को ले आएगा, ठीक है। वैश्यास को भी इस तरीके से ही किया जा रहा था, वो भी इन सारी चीजों से तंग थे, उनसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनसे रेवेन्यू ले लिया जाता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, कभी कहीं कहीं जगहों पे 1/4 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इनसे ले लिया जाता था, ठीक है। वॉलंटरली टैक्स भी इनको पे करना पड़ता था, या इनसे फोर्सफुली भी टैक्स जो है वो पे कराया जाता था। तो ये सारी लोग जो हैं वो किससे नाखुश थे? ब्राह्मणास की डोमिनेंस से नाखुश थे। ये जितने भी यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे उनमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगता था, इन सारी चीजों के वो क्या थे? खिलाफ थे। तो अब इन्होंने भी अल्टीमेटली किसको सपोर्ट किया? ये जो नए रिलीजन्स आ रहे थे इनको सपोर्ट किया। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है जैनिज्म के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या देखना है कि कौन कौन से रिलीजन आए, ठीक है, उनमें फिर इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा। बाकी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो हम थियोरेटिकली थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या है कि उसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, उससे आसानी से हम फैक्ट्स याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कम्पिटिटिव है उसमें फैक्चुअल डाटा ही आता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही आती है, बट जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हमें जो है थोड़ी बहुत वो डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। जब एक अंडरस्टैंडिंग, एक होल्ड बन जाता है तो ऑटोमेटिकली हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो आसानी याद हो जाएगा, अगर हम रट के पढ़ेंगे तो वो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, हमें समझ नहीं आएगा क्या है, ठीक है, और 5-10 मिनट बाद हमें वो भूल जाएगा। तो इसीलिए उस चीज को कनेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा थियोरेटिकली भी पढ़ना पड़ता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या आएगा? फैक्चुअल चीजें ही आएंगी, याद आपको सिर्फ फैक्चुअल चीजें रखनी है, बट वो वाली सारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसका जैनिज्म का फाउंडर कौन है? वर्तमान महावीर, ठीक। जैनिज्म के कितने तीर्थंकर्स थे, यानी रिलीजियस फाउंडर लीडर्स जो है वो 24 थे। तो महावीरा जो है वो 24th वाला तीर्थंकरा जो है वो थे वो, ठीक है, जिन्होंने इसको आगे फाउंड किया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेरेंट्स। अब हम महावीरा के टाइम पीरियड के अंदर आप मुझे ये बताओगे कि फर्स्ट तीर्थंकरा का नाम क्या है जिसने जैनिज्म को फाउंड किया, ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकरा, ठीक, उसका नाम क्या है वो आप कमेंट्स में बताओगे, ठीक। अब हम किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं? वो हैं वर्धमान महावीर, ठीक। वर्तमान महावीर का इसकी माना जाता है कि ये फाउंडर है, बेसिकली ये 24 तीर्थंकर है, लेकिन इनके टाइम पीरियड के अंदर जैनिज्म एक फोर फ्रंट पर आता है, इसीलिए इनको फाउंडर भी कहा जाता है, ठीक। इनके पेरेंट्स का नाम, इनके वालिद का नाम था किंग सिद्धार्था, वो भी इनका, अब आप बैकग्राउंड देख लो कि तो ये किसी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो जनात्रिका क्लान से बिलोंग करते थे इनके वालिद, और इनकी मदर जो थी वो थी क्वीन त्रिशाला, जो किस क्लान की थी? लिचुई क्लान की थी। उसके बाद इनका प्लेस बर्थ कहां पर होता है? कुंद्रग्रामा के अंदर, जो वैशाली के नजदीक है, बिहार रीजन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट टाइटल्स जो महावीर को मिले, ठीक, उसमें क्या थे इम्पोर्टेंट टाइटल्स? जैसे जीना, द कन्क्वेरर, पूरी उस चीज को कन्क्वेर करने वाला, ठीक। केवलिन यानी ओमनीसिएंट, हर चीज जानने वाला, ठीक है, ऑल नोइंग। उसके बाद फर्स्ट डिसिपल, यानी जो इनके आगे स्टूडेंट्स बनते हैं, जिनको ये टीच करते हैं, पहली बार जो पहला डिसिपल उनका था वो थे जमाली, ठीक। और इनकी डेथ कब होती है? अटेन निर्वाण, यानी मोक्षा इनको कब मिलती है? पावा रीजन के अंदर, पटना के अंदर, एट द एज ऑफ 72। मोक्षा क्या होता है कि यानी सल्वेशन, यानी बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है उससे आपको मोक्षा मिल जाएगी, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी क्या टीचिंग्स थी, जैनिज्म किस चीज के बारे में फोकस करता था, इनकी कोर डॉक्ट्रिन्स क्या है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, इंसान ही अपनी डेस्टिनी जो है, अपनी फेथ जो है, उसी का क्रिएटर,
तो ऐसे भी आता है कि किसने ये कहा था कि मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। तो हमें पता है किसने कहा, जैनिज्म ने कहा। जैनिज्म के अंदर किसने कहा, महावीरा ने कहा। And he could attain moksha by pursuing a life of purity, virtue and renunciation. अब ये क्या बोलता है कि एक इंसान मोक्ष कैसे अटेन कर सकता है, एक इंसान इस सल्वेशन के पाथ को कैसे अचीव कर सकता है, अगर वो एक सादा सी जिंदगी गुजारे, साफ सुथरी जिंदगी गुजारे, उस बुराइयों से भरी हुई ना हो, नेकियों से भरी हो, अच्छे काम से भरी हो, और वर्ल्डली उन चीजों के साथ जो भी हमारे से, जो हमारी वर्ल्डली चीजों के साथ जो रगबत होती है, ठीक है, वो बिल्कुल भी ना हो, उन सब चीजों को हमें छोड़ देना है। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि मोक्ष किस तरीके से और भी अटेन हो सकती है, उसके लिए भी उन्होंने 3 चीजें बताई। 3 ज्वेल्स, 3 रत्न जिसको कहा जाता है, उसमें ये है कि हम मोक्ष कैसे अटेन कर सकते हैं कि हमारा दोबारा जन्म ना हो। उसमें हम कर सकते हैं राइट फेथ, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा फेथ जो है, हमारा इरादा जो है, हमारा जो यकीन है, जिसे दीन कहते हैं, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, साम्यक दर्शना जिसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास सही नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास राइट नॉलेज है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास है साम्यक जनाना, ठीक है, जिसको उनकी लैंग्वेज में ये कहते हैं। ठीक है, तीसरा राइट कंडक्ट, हम जो भी चीज कर रहे हैं उसके लिए हम सही तरीके का रास्ता जो है वो अपनाएं, तो उसको साम्यक चरित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 रत्न जो है वो किसके हैं, वो किसके, जैनिज्म को, और किसके लिए ये 3 रत्न हैं, यानी मोक्षा को अटेन करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्होंने ये भी कहा कि 5 वाउस भी इन्होंने दिए, ठीक है, एस्केटिक्स के लिए, यानी जो इन रिलीजन को फॉलो करते हैं एक्सट्रीम, उसके लिए, ठीक है, जो सारी चीजों को त्याग देते हैं, उनके लिए 5 कस्में भी हैं। ठीक है, 5 चीजें उनको फॉलो करनी ही करनी। पहला क्या है, जिसको पंच महाव्रत महाव्रत भी कहते हैं। पंच हो गया 5, ठीक है, और उनकी आगे वाउस हो गई। पहली है अहिंसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने किस पर फोकस किया, नॉन वायलेंस के ऊपर, कि हमें एनिमल्स को सेक्रीफाइस नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें कुछ भी नहीं करनी है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सत्य, हमें हमेशा सच बोलना है। ठीक, थर्ड हमारे पास अस्त्य, नॉन स्टीलिंग हो गया, कि हमें कोई भी चीज किसी के इजाजत के बगैर नहीं छूनी है या नहीं लेनी है। फोर्थ आ गया अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, हमें किसी चीज के साथ, मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ हमें रगबत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ वन इज ब्रह्मचारी, यानी सेलिबेसी, यानी हमें सेक्सुअल डिजायर्स जितनी भी है, जो भी है, उनको हमने साइड रखना है, यानी अपनी नफ्स पर काबू पाना है। तो ये 5 वॉज अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम मोक्षा को भी अटेन कर सकते हैं, अलॉन्ग विद वो जो 3 हमने पीछे पढ़ी। ठीक, देन इनका एक और ये चीज आता है कि ये सोल पे बिलीव रखते हैं, बिलीव इन सोल। अब ये बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इवन वो नॉन लिविंग है, इवन वो कोई भी चीज है, स्टोन्स हैं, उनके अंदर एक रूह है, उनके अंदर एक जान है। ठीक है, तो इनका मानना ये है कि ऐसे भी आता है एग्जाम के अंदर कि कौन सा ऐसा रिलीजन है या कौन जो सोल के ऊपर बिलीव रखता है, या जैनिज्म का सोल के ऊपर क्या व्यू है। ठीक है, तो उनका व्यू यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे भी ऑब्जेक्ट है, उसमें स्टोन्स आ गए, उसमें कोई भी चीज जो आ गई, उसके पास क्या है, सोल है। उसके बाद ही बिलीव दैट वर्ल्ड वाज नॉट क्रिएटेड बाय एनी सुप्रीम क्रिएटर। अब जैनिज्म के अंदर उनका कहना ये है कि जो वर्ल्ड है उसको किसने क्रिएट किया है, किसी सुप्रीम क्रिएटर ने क्रिएट नहीं किया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इसके रिलेटेड भी असर्शन और रीजनिंग के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम क्रिएटर ने क्रिएट नहीं किया वर्ल्ड, बल्कि वर्ल्ड जो है वो एक ऐसे ही एटर्नल लॉ ऑफ डिके एंड डेवलपमेंट, कोई चीज बन रही है, फिर उस टाइम पीरियड खत्म कर दिया, फिर वो उस डिक्लाइन उसको खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर दोबारा कोई चीज आती है, ऐसे ही जो है इसका साइकिल चलता जाता है, दुनिया का साइकिल चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता आ रहा है, डेवलपमेंट होती जा रही है, फिर वो डिके होती जाती है, फिर दोबारा उसकी डेवलपमेंट होती है, सेम इस तरीके से इससे साइकिल चलता जा रहा है। तो ये किसने कहा, जैनिज्म का ये बिलीव है कि वर्ल्ड को किसी सुप्रीम क्रिएटर ने जो है क्रिएट नहीं किया है, बल्कि वर्ल्ड जो है एटर्नल लॉ, मतलब कभी भी कोई एटर्नल हो गया, कभी भी खत्म ना होने वाला, ठीक है, उससे चलता जा रहा है ये। ठीक, तो ये इनका कहना है, ये इनका बिलीफ है।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जैनिज्म के दो सेक्ट्स थे, ठीक है, कौन कौन से फिरके थे, एक था दिगंबरा और सेकंड वन इज श्वेतंबरा। दिगंबरा उनको स्काई क्लैड भी कहा जाता है, ये वो मॉन्क्स हैं जो कपड़े नहीं पहनते, मॉन्क्स डू नॉट वेयर क्लॉथ्स। बादरा बहु इन दिगंबरा वालों का लीडर था, बादरा बहु आपने पढ़ा होगा या आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, वो कौन था, एक लीडर था, ठीक है। उसके बाद श्वेतंबरा, श्वेतंबरा इनको व्हाइट क्लैड्स भी कहा जाता है, ये मॉन्क्स जो हैं ये सफेद कपड़े पहना करते थे। आज भी आपको कोई अगर नेक वो दिखता है, ठीक है, मॉन्क दिखता है, तो वो किस सेक्ट से बिलोंग करता है, दिगंबरा से, ठीक है, किसके अंदर से, जैनिज्म के अंदर से, ठीक है। अगर जो जिसने सफेद कपड़े, बहुत सारे ऐसे भी दिखते हैं जिन्होंने सफेद, ओवरऑल सफेद कपड़े पहने होते हैं, तो वो कौन से उससे आगे, श्वेतंबरा सेक्ट से आगे, ठीक है, जिन्होंने सफेद कपड़े पहने होते हैं। और स्तूला भद्रा जो है वो इनका लीडर था, ठीक है। तो जब ऐसे ही सेक्ट में एक रिलीजन डिवाइड, अब इनके डाउनफॉल का भी कारण यही बनता है कि जब एक रिलीजन जिसके अंदर पूरी लोग जुड़े हुए हैं, बट जब वो आपस में सेक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो उनमें यूनिटी नहीं रहती है, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, डिस्पाइट कि वो एक ही अम्ब्रेला के अंडर है, जैनिज्म के अंडर, बट जब वो सेक्ट्स में आ जाते हैं तो फिर ये कमजोर होना शुरू हो जाता है। हर एक उसके साथ ऐसे ही होता है, ठीक। पहली काउंसिल जो है वो इसकी कहां पर हुई, पाटलिपुत्र के अंदर हुई। इसमें दो ही काउंसिल है, ठीक है, जो याद रखने वाली दो ही काउंसिल है। पहली काउंसिल कहां पर हुई, पाटलिपुत्र के अंदर हुई, और किसने उसको कंडक्ट कराया, स्तूलाभद्रा ने कराया, ठीक है। सेकंड हमारे पास सेकंड काउंसिल जो है वो कहां पर हुई, वालाभी के अंदर हुई, अंडर दिवारधी शमास रामन रामना, ठीक है, थोड़ा नाम प्रोनाउंस करने में वो हो जाता है क्योंकि थोड़ा लंबा नाम है। तो इन्होंने उसको जो है इनके अंडर सेकंड काउंसिल जो है वो हेल्ड कराएगी, कहाँ हेल्ड कराएगी, वालाबाई के अंदर कराएगी। उस टाइम पीरियड के अंदर 12 अंगास जो कैनोनिकल टेक्स्ट है, यानी जो बुद्ध जैनिज्म वाला जो लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, उस टाइम पर यहाँ पर कंपाइल किया गया। फाइनली उनकी जो है वो क्या की, कंपाइलेशन की गई, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें एंड 12 उपंगास वो भी इसी टाइम पर लिखे गए। तो अंगास उपंगास ये सारे किसके लिटरेचर हैं, जैनिज्म के लिटरेचर हैं। देन इनका स्प्रेड कहा जाता है कि इनका स्प्रेड अब कहाँ कहाँ पर हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये कैसे लोग इनसे इन्फ्लुएंस हुए। अब उस चीज के बारे में देखते हैं। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा बिकेम पॉपुलर अमंग कॉमन मासेस एंड मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब आम लोगों को इसने काफी ज्यादा अपील किया, खुश किया, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस किया, और वे सेक्शंस जो सोसाइटी के थे उनको इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। इसके कितने डिसिपल्स थे, 11 इनके जो है क्या थे, आगे जो स्टूडेंट्स थे, ठीक, 11 थे, और जिसे गणाधराज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके डिसिपल्स कितने थे, 11 थे। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, इनके कितने डिसिपल्स थे, 11 थे। और उनके डिसिपल्स को क्या कहा जाता है, ये वर्ड अगर ऐसे आ जाएगा कि गणाधराज एक वर्ड आ गया तो ये किसके डिसिपल्स को कहा जाता है, तो हमें पता है जैनिज्म के अंदर महावीरा के जो वो है डिसिपल्स है उनको कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे बन जाते हैं। तो फर्स्ट डिसिपल का नाम जो महावीरा के टाइम पीरियड के बाद भी उस टाइम पीरियड के अंदर सरवाइव कर गया, ठीक है, वो कौन है, आर्या सुधारमा। और वही फर्स्ट थेरा बनता है, यानी हाँ ये मतलब थेरा हो गया, यानी वो मोक जो टॉप पोजीशन पर हो, ठीक है। अब महावीरा के बाद जो सरवाइव कर गया वो था आर्य सुधारमा, और यही फिर फर्स्ट थेरा बनता है, पहला ऐसा मोंक बनता है किसका, जैनिज्म का। देन हमारे पास आ जाता है जैन ऑर्डर जो है नंदा टाइम पीरियड के अंदर। अब जब हम किसको पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे जनपदास के अंदर, ठीक है, जनपदास के अंदर क्या होता है, या हमने पढ़ा जनपदास के अंदर कि जब नंदा डायनेस्टी मगध के अंदर रूल कर रही है, ठीक है, तो एक डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी जो किसके अंदर रूल कर रही थी, मगध के अंदर, और उसी नंदा डायनेस्टी को हराकर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखते हैं, ये वही नंदा डायनेस्टी है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो जैन ऑर्डर है नंदा पीरियड टाइम पीरियड के अंदर, उस टाइम पर दो थेराज जो चीफ लोग थे जिन्होंने इसको प्रोपोगेट किया, किस किसने किया,
संबुष्टा विजया एंड बादरा बहु, इन दो लोगों ने इसको बहुत ज्यादा क्या किया, प्रोपोगेट किया। ठीक है, तो नंदा टाइम पीरियड के बाद हम ऐसे भी देख सकते हैं, नंदा टाइम पीरियड के बाद नंदा जो लास्ट रूलर था दनानंद, उसको ओवरथ्रो किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य किस रिलीजन को फॉलो करते थे, उसने अडॉप्ट किया था जैनिज्म को। उसके बाद फॉलोवर्स ऑफ महावीर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड इन मेनी रीजन जैनिज्म रिसीव्ड रॉयल सपोर्ट। अब क्या बोलता है कि जो महावीर के जो फॉलोवर्स हैं वो पूरी इंडिया के अंदर फैल गए। अब उन्होंने काम ऐसा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने जो है वो इंडिया के अंदर अलग अलग जगह जाते थे, जहां जहां जाते थे वहां जैनिज्म की टीचिंग्स को प्रोपोगेट करते थे। एंड इन मैनी रीजन जैनिज्म को जो है वो रॉयल सपोर्ट भी मिली। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य एक किंग है, उसने जब जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया, जब एक राजा जो जिस टाइम पर उसकी अथॉरिटी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था, उस टाइम पीरियड की बात चल रही है, तो अगर वही जो रिलीजन फॉलो करेगा दैट मीन्स उसी को कंसीडर किया जाएगा। ठीक, उसके बाद एक ट्रेडिशन के एक उसके अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, एक बुक्स के अकॉर्डिंग, ये इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग उदयन जो किसका बेटा था, अजाता शत्रु का। जब आप महाजनपदास की स्टोरीज पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उदयन एक रूलर था, ठीक है, किसका बेटा था, अजाता शत्रु का बेटा था, वो भी एक डिवोटेड जैन था। तो जब ये भी रूलर था, जो एक किंग था, तो अगर ये जैन होगा, ये जैनिज्म को फॉलो करता होगा, तो दैट मीन्स ये पैटर्नाइज किसको करेगा, जैनिज्म को करेगा। तो इसी तरीके से जैनिज्म को रॉयल सपोर्ट मिलती है और लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। देन जैन मोक्स जो है वो कहां पर प्रेजेंट थे, इंडस रिवर पर प्रेजेंट थे, जब हमने देखा कि अलेक्जेंडर ने इंडिया के अंदर इन्वेड किया। उसके बाद बादरा बहु द सिक्स्थ थेरा वाज अ कंटेम्पररी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड के अंदर कौन उस टाइम पर मौजूद था, कौन सा थेरा मौजूद था, सिक्स्थ थेरा मौजूद था, जिसका नाम था बादरा बहु। तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड के अंदर कौन सा थेरा उसके कंटेम्पररी था, तो उसका नाम है बादरा बहु। ठीक, अल्टीमेटली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जानी चाहिए, फिर फैक्ट आराम से याद हो जाते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी किसका फॉलोवर बना, जैनिज्म का। जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका फॉलोवर बना, जैनिज्म का फॉलोवर बना। एंड माइग्रेटेड विद बादरा बहु टू द साउथ। और वो कहां पर माइग्रेट हो जाता है, जब अपने एंड में, जब उसकी आगे डाउनफॉल आ रहा होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, फिर आगे उसको दूसरा रूलर जो है वो ले लेता है। तो ये क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका फॉलोवर बनता है, जैनिज्म का। तो यानी इस जैनिज्म को क्या मिली, रॉयल सपोर्ट मिली। और फिर ये माइग्रेट हो जाता है कहां पर, बादरा बहु के साथ साउथ रीजन के अंदर, और जहां पर वो क्या करता है, जैनिज्म को स्प्रेड करता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, इवेंचुअली उसकी स्लो स्टारवेशन के अंदर, क्योंकि जैनिज्म काफी एक्सट्रीम उस पर बिलीव करता है कि हमें किसी छोटी सी चीज को भी नहीं मारना है, या मतलब बहुत सारी एक्सट्रीम लेवल पर वो बिलीव करता है। जैसे वो बोल रहा है कि स्टोन्स की भी रूह है। तो इन्हीं के अंदर एक होता है कि आपको स्लो स्टार्वेशन से क्या करनी होती है, तब तक आपको स्टार्व करना है, तब तक आपको फास्ट रखना है, जब तक आपकी मौत ना हो जाए। तो इसने उसी को फॉलो किया और स्लो, सॉरी मेरी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है सही से, स्लो स्टार्वेशन से क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है साउथ रीजन के अंदर। ठीक है, बट जब ये साउथ के अंदर जाता है तो वहां पर भी ये क्या करता है, जैनिज्म को स्प्रेड करता है। बाय द अर्ली क्रिश्चियन एरा, जब तक क्रिश्चियंस आते हैं, क्रिश्चियन एरा यहाँ पर आता है, उससे पहले पहले उसके जो अर्ली एरा था, उसका जो अर्ली फेज था, उस टाइम पर जो मथुरा और उज्जैन है, ये मेजर जैन सेंटर्स बन चुके थे। तो ऐसे भी आ सकता है कि जैन के मेजर सेंटर्स कौन कौन से हैं, उज्जैन और मथुरा किस किस के सेंटर्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब कुछ ये कहते हैं कि जैनिज्म की ज्यादा सक्सेस है जो है बुद्धिज्म से, और कुछ कहते हैं कि बुद्धिज्म की जो है वो ज्यादा है। तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, जैनिज्म की सक्सेस जो है, अब कुछ ज्यादा फोकस किस चीज पे करते हैं कि बुद्धिज्म की ज्यादा सक्सेस है। क्यों, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो बाहर भी स्प्रेड हुआ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर भी हुआ। जैसे अशोका जो रूलर थे, उन्होंने अपनी सन को और अपनी डॉटर को, जैसे महेंद्र अपने बेटे को श्रीलंका, अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा था, फॉर किसके लिए,
फॉर द प्रोपोगेशन फॉर द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। तो कुछ ये कहते हैं कि बुद्धिज्म ज्यादा जो है वो फ्लरिश हुआ, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों फ्लरिश हुए, बट बुद्धिज्म को ज्यादा कंसीडर किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत टाइपिंग के अंदर जो है वो एरर आ गया है, ठीक। तो बुद्धिज्म जो है उसको ज्यादा सक्सेस मिलती है एज कंपेयर टू जैनिज्म। उसके बाद इसने सिंपल क्यों क्यों इनको ऐसे मिल रही थी, ठीक। अब हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि उस टाइम पीरियड के अंदर इन रिलीजन्स को क्यों ज्यादा लोग अडॉप्ट कर रहे थे, क्यों फॉलो कर रहे थे, वाई इनके फॉलोवर जो हैं वो इंक्रीज हो रहे थे, बढ़ रहे थे। तो हम देखेंगे कि ये सिंपल डायलेक्ट्स में, सिंगल लैंग्वेजेस में, प्राकृत में जो है वो पढ़ा रहे थे, टीच कर रहे थे लोगों को। लोगों के जो सवाल आ रहे थे जहन के अंदर, जब उनकी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो रही थी, ठीक है, तो अब लोगों के जहन में सवाल आ रहे थे कि ये चीज ऐसे क्यों होती है। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा कि जो भी रिलीजियस लीडर पहले जैसे कहता था कि नदी नीचे से ऊपर आती है, ठीक है, कोई भी इसे एग्जाम्पल दे रही तो एज इट इज लोग मान लेते थे, ठीक है, क्वेश्चन पुट नहीं करते थे। अब क्या होता है इस टाइम पीरियड तक आते आते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किस लैंग्वेज में क्या लिखा है, क्योंकि संस्कृत तो वो पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तो उन्होंने सिंपल लैंग्वेजेस में पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैनिज्म ने किस में पढ़ाना शुरू कर दिया, प्राकृत में, इंस्टेड ऑफ संस्कृत। तो आम जनता को समझ आने लगी, जब जो उनको ज्यादा तरीके से सही तरीके से समझ आएगी वो तो उसी की तरफ जाएंगे। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जो चीज हमें, जो हमारे जहन के अंदर सवाल है अगर, तो जो हमें तसल्ली बख्श जवाब देगा, जो हमें मुतमईन करेगा, हम उसी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो लोगों के साथ भी यही होता है। द टीचिंग्स वर इजी, इनकी टीचिंग्स काफी ज्यादा इजी थी, सिंपल थी। अब ये ना ही तो किसी रिचुअल्स पर फोकस कर रहे थे, ना ही इनकी रिलीजन जो है वो किसको डोमिनेट कर रहा था, सेक्रीफाइसेस को, ठीक है। और ये ज्यादा किस पे, मॉरल पर फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और किंग्स भी जो है वो पैट्रोनेज प्रोवाइड करते हैं जैनिज्म को, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इनको मिलती है प्लेस सोसाइटी के अंदर। अब हमने अलग अलग रूलर्स किंग्स पढ़ लिए, ठीक है, जैसे उदयन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ये लोग जो थे, ये जो रूलर्स थे, और भी बहुत सारे रूलर्स होते हैं थे, जिन्होंने किसको सपोर्ट किया, इन्होंने किसको सपोर्ट किया, जैनिज्म को सपोर्ट किया। जब ये जैनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब ये जैनिज्म को सपोर्ट करें, जब किंग ही जैनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर जनता भी उसको एक्सेप्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो जैनिज्म के रिलेटेड है, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत अगर इन्फॉर्मेशन कोई मिस हो गई होगी तो उसे ऐड ऑन कर लेना। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कोई भी बुक फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी बन जाए, वो आपको क्लियर हो जाए, एक फाउंडेशन आपकी बन जाए, ठीक है। बाकी मटेरियल हर जगह अवेलेबल होता है, बट जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से इंसान कोई भी किताब फिर पढ़ सकता है, ठीक है, फिर उसको सारी किताबें सिंपल लगती है, जहन और स्टोरी अगर उसके माइंड में चली जाए, तो वही मैंने करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी जैनिज्म के रिगार्डिंग, ठीक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बुद्धिज्म के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। जब तक वो वीडियो नहीं आती है तब तक आप इसी को रिवाइज कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।